हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी में। आज जो हमारी क्लास रहेगी बेसिकली रहेगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इससे पहले जो पैट की हिस्ट्री है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 2 से 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक या सब्जेक्ट आएगा वो ज्योग्राफी रहेगा, उसके बारे में देखेंगे। तो आज देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, आंदोलन स्टार्ट करने से पहले उससे पहले की बातें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों मतलब आंदोलन की ज़रूरत पड़ी, क्यों किए गए और इसके प्रारंभिक कारण या उत्पत्ति के कारण क्या थे। तो चलिए आज देखते हैं इसी के बारे में। ये स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष थे उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्र एक भावनात्मक अमूर्त इकाई मानी जाती है और जब किसी राज्य के लोगों में रीति रिवाज, परंपरा, विरासत, संस्कृति आदि के आधार पर एकता का बोध होता है तो यही भावना राज्य को राष्ट्र में बदल देती है। मतलब सब में अगर एकीकरण का सब पता चल जाता कि हम सब एक हैं तो राज्य में विघटित नहीं रहते हैं, वो एक राष्ट्र के रूप में आ जाते हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण थे वो ये रहे निम्नलिखित। आधुनिक शिक्षा व मध्य वर्ग का उदय। शिक्षा से आप जानते हैं परिवर्तन होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था। रेलवे, डाक, तार जैसे तीव्र संचार में परिवहन व्यवस्थाओं की स्थापना की गई थी। प्रेस व साहित्य की भूमिका, ये भी उत्पत्ति का विशेष कारण था। आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारण। भारत में गौरवमय अतीत की खोज। भारत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन व विवेकानंद जैसे विचारकों की प्रेरणा, इसे भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। वायसराय लेटन व कजन की प्रतिक्रियावादी नीति। इलवर्डविल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, सामाजिक धार्मिक सुधार का प्रसार, मध्य वर्ग का उदय तथा ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम में भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को जन्म दिया था। जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम थे उन्होंने। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया था। तो ये बेसिकली उत्पत्ति के कारण थे। अब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो 3 चरणों में विभाजित है। सबसे पहला है प्रथम चरण, जिसे हम बोलते हैं उदारवादी चरण। ठीक है, पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद द्वितीय चरण होता है जिसे हम बोलते हैं उग्रवादी चरण। ठीक है, और जो तृतीय चरण होता है इसे हम बोलते हैं गांधी युग। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि इसे उदारवादी चरण क्यों कहते हैं, इसे उग्रवादी चरण क्यों कहते हैं। गांधी जी वाला तो सबको समझ में आ गया होगा। उदारवादी चरण इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय के जो नेता थे वो बहुत ही विनम्रता वाले थे, बिल्कुल उदार। ये कहते थे अंग्रेजों से कि रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ये दे दो, हमें ये हम पे कृपा कर दो। इसलिए हम पे, और ये उग्रवादी जो था, यहाँ के जो नेता थे जो वो उग्र थे, वो कहते थे कि ये हमारा अधिकार है, हमारा देश है तो हमारी चलेगी। इस चक्कर से इसे बोलते थे उग्रवादी, इसे उदारवादी। और ये तो गांधी जी वाला तो आप जानते ही हैं। देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आप सभी को पता होगा, 1885 में लॉर्ड डफरेन के समय में। इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं का विस्तार कर चुकी थी। अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का सृजन हुआ था। उग्रवादी मैंने बताया, जो वो नेता थे जो हमारे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लक्ष्य पर कार्य किया था। अब कांग्रेस तो स्थापित हुई थी 1885 में, उससे पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थी, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी थी वो राजनीतिक संस्थाएं, देखते हैं।
औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनी मांग रखने के लिए संगठन निर्माण की प्रक्रिया 1830 के दशक से शुरू हो गई थी, किंतु आरंभ में इन संगठनों का नेतृत्व वर्गीय स्थायी हितों पर आधारित था। किंतु 1870 का दशक आते आते संगठनों की स्थापना का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग करने लगा। आरंभ में इनमें क्षेत्रीयता का भाव था, इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी व मद्रास महाजन सभा जैसी संस्थाएं बनी, किंतु धीरे धीरे राष्ट्रवाद की बढ़ती चेतना ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि बृहत राष्ट्रीय मंच स्थापित हो, और इसी प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में भी हुई थी। ठीक है, अब पहले की संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। 1837 में द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर, 1837, कलकत्ता। किस लिए की थी? उद्देश्य क्या था? यह संगठन जमींदारों के हितों की रक्षा को समर्पित था। ठीक है, यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन में भारतीय जमींदारों के हितों को सरकार से अवगत कराने के हेतु 1851 में किसकी स्थापना हुई थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। इसके बाद बात करते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना। 1870 में रनाड़े वासुदेव व एस.एच. चिपुलकर जोशी के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, जो एक सामाजिक राजनीतिक संगठन और सरकार व जनता के बीच अपने आप को सेतु के रूप में सामने आया था। अपने आप को उसने सेतु के रूप में दिखाया था और सामने आया। इसी संस्था ने पहली बार 1885 में ब्रिटिश संसद के समक्ष भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी। 1875 में शिशिर घोष के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। और जो इम्पोर्टेंट है वो है 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई? 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा के.टी. तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो ये थे पहले के, कांग्रेस से पहले के। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पैट के लिए, और किसी भी एग्जाम के लिए कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस के बारे में देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त कांग्रेस अधिकारी एलन एक्टोबियन ह्यूम द्वारा, जिसे A.O. ह्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन A.O. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। ये पहले सत्र की बात हो रही है। कांग्रेस का स्थापना सत्र पहले पूना में आयोजित होना था, परंतु वहां पे प्लेग फैल गया, तो इसके कारण जगह बदल दी और बम्बई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसके जो अध्यक्ष थे ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे पहले के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना गया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। इनको ही कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस सम्मेलन में कुल 343 लोग थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें 607 प्रतिनिधि थे। चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। इसमें जॉर्ज ह्यूल, जो पहले अंग्रेज थे, 1248 उन्होंने इसमें भाग लिया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े सबसे प्रचलित विवाद सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है। इसके अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट्स ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई थी। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार जो था लाला लाजपत राय ने किया, और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने विलियम बेडनबर्ग ने ह्यूम की जीवनी नामक पुस्तक लिखी। अब कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार डफरिन के दिमाग की उपज है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। अंग्रेज के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। और कुछ लोगों ने कुछ अपने विशेष टिप्पणी की है कांग्रेस की कि कांग्रेस क्या है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही इसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये कहा गया था, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा, वह जनता के उस अल्पसंख्यात्मक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, जरा से लोग हैं। ये डफरिन ने कहा था, खुद ही इसने स्थापना कराई, खुद ही ऐसा बोल रहा है। यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये तिलक ने कहा था। अब हम कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं। अभी हमने 3 ही देखे, अब हम और देखते हैं। पहला अधिवेशन 1885, कहाँ? बम्बई। अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम हिंदू अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष भी हो सकते हैं, पहले भी यही है, वो कह सकते हैं। 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष, ये याद रख सकते हैं आप। 1887 के मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। सर सैयद अहमद ने इन्हें पत्र लिखकर कांग्रेस से ना जुड़ने की सलाह दी थी। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट 1888 का चौथा अधिवेशन था, इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल, क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1905 का बनारस अधिवेशन था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, फिर से दादा भाई नौरोजी दूसरी बार बने। पहली बार स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरमपंथी गर्मपंथी में स्पष्ट हो गया। पहले यह सम्मेलन पूना में होना था, किंतु वहां तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण इसे सूरत लाया गया। इसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट होता है? 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिकाचरण मजूमदार। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें मुस्लिम लीग एक हो गई थी। 1917 का किस लिए इम्पोर्टेंट है? कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष। अब क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी, जो कानपुर में हुआ था, वो भी आगे देखेंगे। 1924 का हुआ था बेलगांव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी एकमात्र इसी अधिवेशन में, ना इससे पहले बने ना बाद में बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1925 का कानपुर क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अभी मैंने ऊपर बताया। 1929 का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप रट ही लें। कहाँ हुआ था? लाहौर। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। 1930 एक ऐसा वर्ष है जब कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 31 कराची, हमारे लौह पुरुष आ गए इसमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया इन्होंने। 1936 का फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। 1938 का हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। इसके बाद एक और आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, मगर इसका एक कारण ये था, इसमें 2 प्रतिनिधि लड़े थे, एक थे हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी और एक थे पट्टाभी सीतारमैयन। तो गांधी जी थे, उन्होंने सीतारमैयन को लड़ाया था और सुभाष चंद्र बोस जी से कहा था कि आप मत लड़ो, मगर सुभाष चंद्र बोस जी नहीं माने, वो लड़े और उन्होंने गांधी जी के प्रतिनिधि को हरा भी दिया। तो इस पर फिर उनकी बहुत आलोचना की गई कि बताओ, गांधी जी जब थे 1939 के टाइम में महात्मा बन गए थे, मतलब आदर्श माने जाने लगे, तो लोगों ने उनसे बोला होगा, ऐसे ही सुनने को मिला होगा, अरे ये तो वही आदमी है, गांधी जी के प्रतिनिधि को हरा दिया। तो इस चक्कर से सुभाष चंद्र बोस जी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर उन्होंने कहा छोड़ो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने हैं। याद रखिए, पहले जो थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक के संगठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 का रामपुर नहीं है, ये रामगढ़ है। ठीक है, याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष बने थे वो ये थे, 40 से लेके और 46 तक।
इसके बाद 1946 का याद रखेंगे, ये मेरठ में हुआ था। आचार्य JV कृपलानी, आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी थे। तो ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, ये आपको याद ही होने चाहिए। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1896 में पहली बार गर्मपंथियों द्वारा वंदे मातरम गाया गया तथा 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। वंदे मातरम कब गाया गया था? 1996 में। ठीक है। 1926 में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ था। आज़ादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को विघटित करने की सलाह दी थी। 1955 ईस्वी में आवड़ी के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने समाज का समाजवादी प्रतिरूप स्वीकार कर लिया। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था उदारवादी चरण जो चला था हमारा 1885 से 1905 तक। इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस का आरंभिक नेतृत्व उदारवादी कहलाया क्योंकि वे संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। इनका लक्ष्य क्या था? अनुनय विनय, प्रतिवेदन, भाषणों तथा लेखों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना। लड़ाई बड़ाई नहीं चाहते थे ये। उदारवादियों की जो प्रारंभिक मांगें थीं उसमें क्या था? राजनैतिक, आर्थिक व प्रशासनिक विषय शामिल किए गए, किंतु आरंभ में सामाजिक विषय को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उभर सकती थी। ठीक है। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक समीक्षा उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई क्योंकि RC दत्त व नौरोजी जैसे विचारकों ने भारत की गरीबी, भुखमरी व अकालों का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को माना। उदारवादियों की मांगें क्या थी ये भी देख लेते हैं। देखिए, उदारवादियों की जो मांगें थी, प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भर्तीकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग इनकी थी। न्यायिक अधिकारियों को कर्मचारी अधिकारियों में पृथक किया जाए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया जाए। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई थी। सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई थी। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग की गई थी उदारवादी नेताओं के कारण। उदारवादी नेता थे कौन कौन से जो प्रमुख थे उनके बारे में बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और दीनशाह बाचा, ये प्रमुख उदारवादी नेता थे। आगे देखते हैं। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कर दी। 1988 ईस्वी में डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है, मैंने पहले बोल दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसके बाद की बात करते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र निकाला और इंडिया इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी प्रथम ऐसे अध्यक्ष थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उग्रवादियों ने उदारवादियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह नेतृत्व भिक्षुक की तरह है और यह कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सका, साथ ही कांग्रेस को 3 दिवसीय तमाशा बना दिया, ये कहा उन्होंने। इसके बाद बात करते हैं उग्रवादी चरण जो 1905 से 1913 तक रहा था। उदारवाद की असफलता के बाद मुख्यतः युवाओं ने गैर संवैधानिक तरीकों को अपनाते हुए स्वराज को अपना लक्ष्य चुन लिया, इसलिए वो उग्रवादी कहलाए। संविधान का कोई भी ध्यान नहीं रखते उन्होंने, ऐसा ही था। गौरवमयी अतीत की खोज। उग्रवादी नेताओं और उग्र राष्ट्र को जन्म देने के कारण क्या थे? गौरवमयी अतीत की खोज था 1896 से 1920 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन। भारत में अकाल पड़ रहा है और ये दिल्ली दरबार लगा के पैसा उड़ा रहे हैं पानी की तरह, ये भी कारण था। विवेकानंद जैसे विचारकों की प्रेरणा, तिलक तथा राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें कारावास भेज देना, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव,
ये बेसिकली ये बहुत सारे कारण थे। और क्या था, 1905 का बंगाल विभाजन। उदारवादी इसे केवल बंगाल में सीमित रखना चाहते थे। बढ़ते मतभेद ने अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन कर ही दिया। अंततः उग्रवादी नेताओं का मानना था कि हाथ पांव जोड़कर अंग्रेजों से प्रार्थना करके स्वतंत्रता की भीख मांगने से अच्छा है कि हम संघर्ष करें और लड़ें। लॉर्ड कर्जन की नीतियां उग्रवाद को जन्म देने में अग्रणी थीं। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज तथा देशद्रोही संगठन की संज्ञा दी थी। अब थोड़े से इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो का एंड करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल उग्रवादियों के 3 प्रमुख नेता थे। इन्हें बाल लाल पाल भी बोलते हैं। तिलक ने केसरी लिखी थी, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 2 लोगों ने लिखी थी। एक थे हमारे बाल गंगाधर तिलक और एक थी हमारी एनी बेसेंट। तिलक ने पुणे में लिखी थी और जो एनी बेसेंट थी उनकी मद्रास में। ठीक है, उन्होंने मद्रास में इसकी स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारतीय अशांति का जनक किसे बोला जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। किसके अनुसार? वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार। अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड्स नामक चर्चित लेख लिखकर भारत में पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार रखा। डिवाइन लाइफ अरविंद घोष की सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी। बाल लाल पाल को उग्रवाद की त्रिमूर्ति कहा गया। इसके बाद लाला लाजपत राय ने द पीपल व यंग इंडिया नामक पत्रों के लेखन से ये संबोधित रहे थे। लाला लाजपत राय ने 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आज हमने इतना देखा, इतना ही हम रहने देते हैं आज। कल से हम स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन देखेंगे। तो आज आप ये पढ़िए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बाय।